वॉल्यूम करेक्शन। जो पहला वाला एजम्पशन है उसकी वजह से वॉल्यूम में कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि क्या करेक्शन करना चाहिए। आज वो नहीं आया जिसकी तबीयत खराब थी, वहाँ सोया हुआ था। अब तबीयत ठीक है तेरी? तो फिर क्यों बैठा है यहाँ पे? क्या हुआ तबीयत में? तू फिर से आज ड्रेस पहन के नहीं आया? क्या? हाफ स्लीव नहीं पहन सकते तो इसके ऊपर ही डाल लेते। हाफ स्लीव क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि ठंड लगती है ना, तो इसके ऊपर ही टी शर्ट डाल ले तो फुल स्लीव भी हो जाता और ठंडी से भी बच जाता। वो ये कि बहाना चाहिए होता है वो टी शर्ट ना पहनने का। ठीक है ठीक। तो हुआ क्या तुझे? वायरल हुआ है, डेंगू हुआ है, क्या हुआ? हाँ, नॉर्मल वायरल हुआ है। ठीक है फिर तो ठीक। फिर बैठ जाओ। आजकल वायरल वाला सीजन है और आजकल डेंगू वाला भी चल रहा है, तो थोड़ा सा तुम लोग जो है, जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम शाम के टाइम पे वॉक पे ऐसे ही निकलना शुरू कर देते हैं निक्कर पहन के, तो उनको डेंगू होने का जो खतरा है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। और डेंगू से अपने आप को हमेशा बचा के रखो। डेंगू बहुत खतरनाक होता है, सबको पता, सबको होता है, जब तक होगा नहीं तब तक उतना ठीक से पता नहीं चलता। ठीक है। अरे हाँ यार, मैंने होते हुए लोगों को देखा है इसलिए बता। अरे मुझे बहुत पहले हुआ है, ठीक है, पर जब लोगों को होता है तो दिक्कत होती है, उसमें प्लेटलेट्स वगैरह काफ़ी डाउन हो जाते हैं और ऐसे में थोड़ा जान का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है। खैर, कहना तो मैं कुछ चाहता था पर अभी क्लास की सिचुएशन देखते हुए थोड़ा रहन दो, रहन। वॉल्यूम करेक्शन लिखते हैं। लिखो। अगर कोई रियल गैस है, जैसे मान ले कोई रियल गैस है और इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल हैं जिसका कुछ वॉल्यूम है, ऐसा यहाँ पे रखा हुआ है, और ये सारी गैसेस को क्या, ये टोटल वॉल्यूम जो आ रहा है हमारा, वो क्या है? रियल गैस का वॉल्यूम। इस टाइम पे जो ये हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, ये किसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं? रियल गैस का। इस रियल गैस के वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम है और जो खाली जगह है उसका भी वॉल्यूम। ये समझ में आ रहा है? जब इस गैस का टेम्परेचर घटाएंगे तो जब इस गैस का टेम्परेचर घटाएंगे तो इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा भाई? अरे बोले, घटेगा। तो इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर घटाते जाओ, वॉल्यूम घटता जाएगा। जब टेम्परेचर इसका जीरो कर देंगे, जीरो मतलब -273.3 केल्विन, जीरो केल्विन अगर कर दे, ये जीरो केल्विन लिखा है, ओके नहीं लिखा है ना, जीरो केल्विन कर देंगे तो इस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अरे इस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो। ये दिखाई दे रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, यहाँ पे कुछ जो है गैस अपना, पहले क्या होगा कि कुछ लिक्विड में कन्वर्ट होगा और बाद में यही गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। तो ये सारे गैस के मॉलिक्यूल बहुत पास पास आके एक दूसरे में चिपक जाएंगे और एक क्या बनाएंगे? सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। दिख रहा है? और ऐसे में यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, क्या इसको जीरो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बे? तो अगर टेम्परेचर घटाते जा रहा हूँ, घटाते जा रहा हूँ, तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से जीरो केल्विन पे वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए? जीरो। पर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कुछ वॉल्यूम बच जा रहा है। ठीक है, ये कुछ वॉल्यूम हमारा बच जा रहा है। तो टेक्निकली क्या चीज जीरो हो रहा है जीरो केल्विन पे? ये कोई बता सकता है? क्या जीरो हो रहा है बे? ये जो बीच में खाली जगह है ना, वो क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। दिखाई दे रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बे? टेम्परेचर कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो टोटल वॉल्यूम तो जीरो नहीं हो रहा है,
लेकिन ये जो खाली जगह है, खाली मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हटा दे तो जो बचा खुचा खाली जगह है इसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? जीरो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो बचा खुचा खाली जगह है वो उसका वॉल्यूम 0 केल्विन पे कितना हो जा रहा है? जीरो। इसका मतलब कि जो बचा खुचा खाली जगह है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है? आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है बे? आइडियल गैस की तरह। तो ये पूरा खाली इतना वाला जो एरिया है ना, कैसे बना है? खाली इतना वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइडियल गैस का वॉल्यूम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते हो। तो किसका वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है? आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है कि रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है? कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है भाई? हाँ, आइडियल का वॉल्यूम ज़्यादा है कि रियल का? रियल के वॉल्यूम में खाली जगह प्लस ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम दिख रहा है, और आइडियल वॉल्यूम में सिर्फ क्या है भाई? खाली जगह। तो कौन ज़्यादा होगा? रियल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा आइडियल गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। कुछ हम मान लेते हैं वी डैश। क्या मान लेते हैं भाई? वी डैश। ये वी डैश क्या है? वॉल्यूम करेक्शन। ये वी डैश क्या है? ये वी डैश कितने के बराबर होगा, कोई बता सकता है? ये वाला एरिया के बराबर। ये इतना एरिया, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो इतना एरिया दिख रहा है, इसी एरिया के क्या होगा? बराबर होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं भाई? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये आता है हमारा बी के बराबर। इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोटो बनाओ और लिखो वेयर बी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। लिख लिया भाई तूने? बड़ा जल्दी लिख लिया। अच्छा, साथ साथ में लिखते रहते हो। क्या कह रहा है? क्या रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है या नहीं करता है? ये पिछली क्लास में बताया था जब तू सो रहा था। तो तुझे समझ में आया था ये? क्या कर सकता है, पर हमेशा नहीं करता। मैं हाई टेम्परेचर लो प्रेशर नहीं लिया हूँ अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव तो नहीं कर रहा है। टेम्परेचर घटाते जाओ तो वॉल्यूम तो घटेगा ना रियल गैस का भी, पर उस फॉर्मूले से नहीं घटेगा जो फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए दिया जाता है। तो 0 केल्विन पे क्या रियल गैस का वॉल्यूम जीरो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब रियल गैस वॉल्यूम आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। 0 केल्विन पे क्या जीरो हो जाएगा? खाली जगह। खाली जगह तो जीरो हो जाएगा। तो हम खाली जगह को क्या आइडियल गैस मान सकते हैं? मान सकते हो ना? उसी खाली गैस जगह को हमने आइडियल वॉल्यूम मान लिया, और जो टोटल वॉल्यूम है वो रियल वॉल्यूम के बराबर। तो कौन ज़्यादा होगा, रियल वॉल्यूम या आइडियल वॉल्यूम? हाँ, हम कह रहे हैं जो खाली जगह है वो आइडियल, और जो सारी जगह है वो रियल। तो कौन सी जगह ज़्यादा होगी? मान ले कि ये कमरा है, और क्लास में जो बैठे हुए लोग हैं वो मॉलिक्यूल। ठीक है? तो जो कमरे का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। यही होगा ना? और जो लोग बैठे हुए हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा। ठीक है? तो क्या टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निगलेक्ट करने लायक है या नहीं है? नहीं है? अबे नहीं है ना? तो ये जो खाली जगह का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है या कमरे का वॉल्यूम ज़्यादा? कमरे का वॉल्यूम ज़्यादा। कमरे के वॉल्यूम का मैंने क्या बोला? गैस का वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम। और खाली जगह को मैंने क्या बोला?
तो कौन ज़्यादा है, आइडियल वॉल्यूम या रियल वॉल्यूम? इतना सब करने के बाद अगर तुम आइडियल वॉल्यूम बोलोगे फिर हम कैसे समझा पाएंगे? तो कौन ज़्यादा है? रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है ना, तो आइडियल वॉल्यूम में कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे क्या मिलेगा, रियल वॉल्यूम। क्या ऐड करेंगे? वही मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऐड। बैठ जाओ, लिख लिया। वेयर बी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। ठीक है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम अगर बी है तो n मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, एन बी। यही होगा, ठीक है, ये लिख लेना। उसके नीचे लिखो, तो ये 1 मोल गैस के लिए है और ये n मोल गैस के। उसके नीचे लिखो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम is 4 times of molecular volume, excluded volume is 4 times of molecular volume। एक मॉलिक्यूल का, अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है ना कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा उतना ही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये पाया गया कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जितना होता है उसका 4 गुना करने से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आता है। ठीक है, अब 4 गुना करने से क्यों आता है ये फिजिक्स वाले सर बताएंगे ना। आई होप कि तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी होगे कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। पढ़े हो कि नहीं पढ़े होगे? ऐसा दो एटम को ऐसा कोलाइड करके और फिर खुल जाओ। ये 4 टाइम्स याद रखोगे? 4 टाइम्स याद रखो ना बे, बस ठीक, उतना ही याद रखो। क्या हुआ बे, क्या तकलीफ है? क्या? हाँ हाँ, वो भी, उसको भी हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में काउंट करते हैं। वो सब जोड़ जाड़ के 4 टाइम्स हो जाता। ठीक है, यही कहना चाह रहा था तो। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं हिंदी में बोला खाली जगह, वो बोला वॉइड, तो मुझे लगता है कि दोनों ही सही हैं। नहीं, तुम लोग को हिंदी नहीं आती है क्या? ये सब हिंदी, ये कह रहे हैं कि नहीं हमको हिंदी नहीं आती। तुझे हिंदी नहीं समझ में आती है, फिर ये चीज़ कैसे समझ में आ रहा है? ये तो मैं हिंदी में ही बोला पूरा। बताइए, लिखो प्रेशर करेक्शन। वैसे चाहो तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। अरे लिखो, फिर बाद में बात कर। प्रेशर करेक्शन लिख दिया तुम लोगों ने? काट दो उसको। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ हीलियम गैस, रेडियस ऑफ हीलियम गैस, हीलियम गैस नहीं, हीलियम एटम, एक ही बात है। इज हीलियम का रेडियस कितना होता है यार, आर 5.2, 5 से ज़्यादा। हाँ तो देखो 1.2 एंगस्ट्रॉम, 1.2 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जानते हो ना? कैलकुलेट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हीलियम गैस इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर। जल्दी करो। हीलियम गैस इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में हीलियम गैस के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होगा, जल्दी से बताना।
वो एक्सप्रेशन लिखो जिसको सॉल्व करने से आंसर आएगा, सॉल्व नहीं करना है, खाली वो एक्सप्रेशन लिखना है। क्वेश्चन भी नहीं लिख पाए अभी तक। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए? सॉल्व करके आंसर तो दूर की बात, एक्सप्रेशन तो लिख ही लेना चाहिए था। चलो देखते हैं। जो रेडियस ऑफ हीलियम है वो कितना दे रखा है? 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो क्या इसको तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो? ये कितना आएगा? इंटू 10⁻⁻10 या -12 पे? हाँ, 8। 12 कौन बोल रहा है? 12 कौन बोला इधर से? 2 बार 12 बोला तूने कंफर्म करने के लिए, पता है? 8 होता है, जरूरी नहीं कि मैं जो ऑप्शन में दूं वही सही हो, मोस्ट ऑफ टाइम तो वो सही भी नहीं होता। ठीक है, ये कितने में आएगा बे? सेंटीमीटर में। तो ये तो आया हमारा रेडियस। क्या रेडियस से वॉल्यूम निकाल पाया कोई आज तक? तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब, यही बनेगा। ये आएगा एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है तो एक मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इसी के बराबर होता है कि इसका 2 टाइम्स होता है? 4 टाइम्स होता है। ये होगा हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये एक्सप्रेशन एटलीस्ट सही से लिख पाए। कठिन था क्या ये? अब एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी बी की वैल्यू देके आर पूछता है, आर की वैल्यू देके बी पूछता है, यही पूछता रहता है। ठीक है, इसका आंसर बता सकते हो? तो वो करना पड़ेगा, कर लोगे ना बे? ठीक, लिखो प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन के लिए सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि गैस के मॉलिक्यूल जब कंटेनर के अंदर रहते हैं तो कंटेनर में प्रेशर कैसे जनरेट होता है। कोई भी इंसान इस पूरी क्लास में ये बता सकता है कि गैस के मॉलिक्यूल को अगर कंटेनर में भरते हैं तो गैस उस कंटेनर में प्रेशर कैसे जनरेट हो जाता है? कोई भी? बोलना नहीं है, हाथ उठाना। तो कह रहे हो जो दीवार में चिपकी है। हाँ हाँ, इसको लग ही नहीं रहा है कि नहीं, तुझे नहीं लग रहा तो उससे पूछ सकते हैं।
प्रेशर, गैस का प्रेशर जानते हैं ना, किसी कंटेनर में जब गैस को भरते हैं तो प्रेशर जनरेट, कैसे जनरेट होता है प्रेशर? कोई आइडिया नहीं है? नहीं आइडिया? के बगल में खड़ी, फोर्स की वजह से मूवमेंट होता है। मूवमेंट की वजह से फोर्स होता है या फोर्स की वजह से मूवमेंट होता है? मूवमेंट की वजह से फोर्स जनरेट होता है, फिर न्यूटन साहब तो सुसाइड कर लेंगे। हमने तो कभी नहीं सुना कि मूवमेंट अगर होगा तो वहाँ फोर्स जनरेट हो जाएगा। लाइक बैठ जा बैठ जा। नहीं पता हो तो बोल दिया करो नहीं पता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। गलत बताओगे, वाइवा तो ले नहीं रहा कि कुछ आंसर देना जरूरी है कि नहीं? तुझे कोई आइडिया है कौन से फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो कंटेनर पे कैसे प्रेशर लगेगा? ये सही डिसीजन था तेरा। हाँ तू हाथ उठा रहा था ना। सवाल ये नहीं है, मैंने ये कहा कि प्रेशर लगता ही क्यों है? अगर किसी कंटेनर में गैस को भर दे तो उसमें प्रेशर लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्या बोल रहा है? बैठ जा तू बैठ जा। पाइबा ले रहे हैं इधर कि नहीं पता हो आंसर तो सामने वाले कंफ्यूज कर दो। यही तो करते हैं वाइवा में। वाइवा में अगर आंसर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, आस पास के उसका जितना भी नॉलेज अपने पास रहता है वो फेंक के मारते हैं, है ना, ताकि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, उसको लगे कि हाँ पता तो है इसको, बस ये बता नहीं पा रहा है। नहीं, ये नहीं करना है। मुझे पता है एक्चुअल रीजन, तो ऐसे घुमा नहीं सकते। ठीक है, कोई भी पूरी क्लास में कुछ बताना चाहता है? तू भी बताना चाहते हैं? ठीक है बता। इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन से प्रेशर कैसे जनरेट होगा? बैठ जाओ। हम बचपन से पढ़ते हैं, कौन बचपन से पढ़ते आया भाई गैस के मॉलिक्यूल? तू बचपन से पढ़ते आया हुआ होगा, हम तो कभी बचपन से नहीं पढ़ते आए ये सब चीजें। हमने बचपन में खाली एबीसीडी पढ़ा। बैठ जा तू। अरे बैठ, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, बैठ। ये तू बचपन से पढ़ते आया। अरे यार, जब कोई कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, मैंने लिखवाया भी हुआ है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, कि मॉलिक्यूल कंटेनर में रैंडमली इधर उधर डायरेक्शन मूव करते हैं और अ, ऐसा ही कुछ कुछ बोल रहा था तो। हाँ हाँ हाँ। खैर, मैं सोच रहा हूँ कि कल को ये डॉक्टर बनेगा तो पेशेंट से कैसे बात करेगा? कि तुम्हें तो बचपन से ही कैंसर हो रखा है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। क्या है ये? है। तो मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं और आपस में और वॉल से कोलाइड करते हैं, ये तो मालूम है ना बे। अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल है और इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो वो रैंडमली इधर मूव करते हैं, और ये अगर ये कंटेनर का वॉल्यूम है और मैं इसको ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ तो वो उसके वॉल से क्या करता है, कोलाइड होके वापस आता है। और जब कोलाइड होके वापस आएगा तो इस प्रोसेस में
जो ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है बे? इलास्टिक कोलिजन होता है। इसमें इस प्रोसेस में मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो अगर इसका मास m है और इसका इसका वेलोसिटी v है, तो इसके पास जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा? mv के बराबर होगा। ठीक है। और ये जब कोलाइड होके वापस आएगा तो उस टाइम पे इसका मास कितना हो जाएगा? m ही रहेगा और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। ठीक है। तो इस समय मोमेंटम कितना होगा वे? mv। ठीक है। तो पहले भी मोमेंटम mv था, बाद में भी मोमेंटम mv है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 2mv होगा। अगर तुम्हें जरा सा भी फिजिक्स आती है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि mv उधर था और अभी इधर mv है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा वो 2mv के बराबर होगा, है ना। और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ही क्या जनरेट करता है? फोर्स जनरेट करता है। कभी पढ़े हो जिंदगी में कि नहीं पढ़े हो? फिज, फिजिक्स में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ये पढ़ा चुके हैं सर? वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं टाइम से पढ़ा रहा हूँ मतलब। ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज होगा तो उसकी वजह से वॉल पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। या यूँ कहें कि ब्लॉक पे भी इसे ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर भी फोर्स लगेगा। और न्यूटन साहब का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर वॉल मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो मॉलिक्यूल भी किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा। और यही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है वे? प्रेशर के बराबर। समझ में आ रही बात? ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस साइन कुछ ये रिप्रेजेंट करेगा, जिस साइड में मोमेंटम चेंज होगा उसके अपोजिट साइड में फोर्स लगेगा, बस ये रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही बात? तो पार्टिकल जब कोलाइड करता है और कोलाइड करके वापस आता है तो मोमेंटम चेंज होता है, जिसकी वजह से फोर्स लगता है, और उसी की वजह से क्या जनरेट होता है? प्रेशर जनरेट होता है। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने? लिखवाया था, समझाया नहीं था। ठीक है। अब मान ले कि अभी मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। ठीक है। अभी मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और यहाँ पर ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। क्या? यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं और अभी ये मॉलिक्यूल जा रहा है कोलाइड करने। ठीक, ध्यान से देख। अभी ये मॉलिक्यूल क्या जा रहा है? कोलाइड करने जा रहा है वॉल से। और पीछे इधर इधर इसके चारों साइड मॉलिक्यूल हैं जो कि इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा। ठीक। अब एक दूसरा कंडीशन है सेम ऐसा ही, जिसमें ये जो मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब इसमें वाइट वाले केस में ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे किस केस में? ये जो मॉलिक्यूल है ज्यादा तेजी से जाके दीवार से भिड़ेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है या जब पिछवा से खींच रहे हैं तब ज्यादा। पहले वाले में लाइक तुमने जैसे एज्यूम कर लो कोई आदमी है अपना दीवार सर पे लड़ाने के लिए भाग रहा है। ठीक है। और उसके कुछ दोस्त हैं जो उसको पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, रोक रहे हैं दीवार पे लड़ने से। और दूसरे तुम्हारे टाइप के दोस्त हैं, वो चुपचाप देख के वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो किस केस में ज़्यादा तेजी से भिड़ेगा वे? जब जब वीडियो बना रहे हैं ना, तो जब वीडियो बना रहे होंगे ज़्यादा तेजी से भिड़ेगा क्योंकि पीछे खींचने वाला कोई नहीं। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तब मॉलिक्यूल ज़्यादा तेजी से कोलाइड करेगा, या जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तब ज़्यादा तेजी से कोलाइड करेगा? जब नहीं होगा तब ज़्यादा तेजी से कोलाइड करेगा। तो इस टाइम पे मान ले कि प्रेशर लग रहा है कुछ P, जिसको अपन बोलते हैं P आइडियल, आइडियल कंडीशन। और इस टाइम पे जो प्रेशर लग रहा है वो है PR, P रियल के बराबर। कौन ज़्यादा होगा? PI ज़्यादा होगा कि PR वेव? अरे बोलो। PI इज इक्वल टू क्या होगा? PR प्लस कुछ ऐसा P डैश टाइप का हो। ठीक है। जहाँ पे P डैश क्या है? प्रेशर करेक्शन है। P डैश क्या है? प्रेशर करेक्शन, वो जो डिक्रीज इन प्रेशर है वो है। ठीक है। और ये जो P डैश होता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये A इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर था। A क्या है यहाँ पे? कोई कांस्टेंट है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? PR प्लस A एन स्क्वायर बाई क्या? वी स्क्वायर। यही आएगा। छाप लो। ठीक हो? ये पूरा छापना और लिखना, वेयर A इज अ कांस्टेंट कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
हाँ, एन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है और वी जो है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, लिख लिया। ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर में करेक्शन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो प्रेशर में जो डिक्रीज होगा, प्रेशर में करेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या? हाँ हाँ, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जो टोटल वॉल्यूम है वही रखें। ठीक है, टोटल वॉल्यूम मतलब रियल वॉल्यूम। ठीक है, क्या हुआ बे? क्या नहीं लिख पाए बता? ये भी नहीं लिख पाए? पूरे टेबल पे कोई नहीं लिख पाया? तो पढ़े लिखों के बीच में बैठा कर, जो लिखा करे कुछ। क्या लिखवाया मैंने? वेयर ए इज अ क्या, कांस्टेंट, रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? अपना जो फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू क्या, एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये इसमें पी क्या है बे? ये कौन सा फॉर्मूला है? आइडियल गैस। तो इसमें जो पी रखेंगे वो क्या रखेंगे, आइडियल गैस का प्रेशर। वी क्या इसका रखेंगे, आइडियल गैस का वॉल्यूम। और एन किसका रखेंगे, एन तो नंबर ऑफ मोल्स होगा, वो आइडियल और रियल दोनों के लिए बराबर होगा। टेम्परेचर में क्या कोई करेक्शन है क्या? और आर आइडियल गैस का कांस्टेंट है या रियल गैस का कांस्टेंट? आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आइडियल पे काम करता है लेकिन रियल पे क्या करता है बे? उस पे भी काम करता है। यूनिवर्सल है इसका मतलब है, समझ रहे हो यार ये बात? अगर यूनिवर्सल बोल रहे हैं मतलब सब पे काम करेगा। तो यहाँ पर जो आई वॉल्यूम रखेंगे वो किसका रखेंगे, आइडियल। और प्रेशर भी किसका रखेंगे, आइडियल। पर अभी जस्ट पढ़ा है हमने कि जो प्रेशर है आइडियल वो कितने के बराबर है, रियल प्रेशर प्लस क्या बे, ए स्क्वायर अपन एन वी स्क्वायर। ये पढ़े हो ना? और अभी जस्ट पढ़े हैं कि जो रियल आइडियल वॉल्यूम है वो रियल वॉल्यूम का में एन बी ऐड करने के बराबर आता है। यही पढ़े हैं? ये नहीं पढ़े हैं, उसको ध्यान से जाके देखना। तो जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो कितने के बराबर है, आइडियल गैस के वॉल्यूम प्लस एन बी के बराबर है। तो ये आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो रियल गैस के वॉल्यूम माइनस एन बी के बराबर। ठीक है, अगर मैं रियल गैस का वॉल्यूम रख रहा हूँ यहाँ पे तब ये काम करेगा कि नहीं करेगा वे फॉर्मूला? तब नहीं करेगा। यहाँ पे आइडियल गैस रखना पड़ेगा। कितना रखें, पी की जगह पे क्या रखेंगे अपन, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। और वी की जगह पे क्या रखेंगे, वी माइनस एन बी। और इज इक्वल टू गया एन आर। ये जो इक्वेशन बनता है ये किसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, रियल गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। और इसको हम लोग रियल गैस इक्वेशन या फिर वंडरवाल गैस इक्वेशन बोलते हैं। लिख लो। इस वंडरवाल इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, कोई गिन के बता सकता है? दो। पीवी इक्वल टू एनआरटी में कितने वेरिएबल थे, चार।
और रियल गैस में दो नए वेरिएबल आए हैं, ए और बी, तो टोटल कितने वेरिएबल हो गए? 6। तो इस 6 में से अगर किसी भी 5 की वैल्यू दी हो तो क्या छठवें की वैल्यू निकाली जा सकती है? अरे निकाल सकते हो ना, कभी नहीं आएगा एग्जाम। और अगर आता है तो ये नीट का सबसे कठिन क्वेश्चन होगा, तुरंत छोड़ देना उसको, पढ़ते ही छोड़ देना। ठीक है, तो एग्जाम में मैक्सिमम क्या आ सकता है? एग्जाम में मैक्सिमम ये आ सकता है कि 4 ऑप्शन दिया हो और पूछे कि इसमें से कौन सा रियल गैस इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या इक्वेशन देख के पहचान लोगे कि कौन रियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आया हुआ है, पहचान लेना, बस यही पहचानना काम। ठीक है, देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से कि एफ से? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जेड की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? पीवी अपॉन एनआरटी। और अपने को पता है कि पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी के बराबर। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी हमेशा? हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 आएगी, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस के लिए पीवी जो होता है वो एनआरटी के बराबर होता है, रियल गैस के लिए नहीं होता। ठीक है, देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन। देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, compressibility factor is defined as ratio of product of, रेशियो ऑफ बोले कि प्रोडक्ट ऑफ बोले? दोनों बोले। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड एनआरटी, एंड एनआरटी। ठीक है, तो जब z का एक्सप्रेशन, z का ग्राफ बनाते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, अगर इस साइड प्रेशर को प्लॉट करें और इस साइड z को प्लॉट करें, ठीक है, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस के लिए ये z की वैल्यू कितनी आएगी? 1 के बराबर आएगी। ठीक है, अब सीधा ये जो z है वो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर होता है, ये 1 वाला पॉइंट है। कट नहीं करता है पर मैं कट करता हुआ दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है उसके लिए z की वैल्यू का कितना होता है? थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा होता है, टाइप से। ऐसा। और जो बाकी गैसेज होते हैं, नाइट्रोजन के लिए ग्राफ किधर बनता है? ऊपर। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का ग्राफ इसके जस्ट नीचे। फिर मीथेन का ग्राफ, CO2 का ग्राफ, अमोनिया ग्राफ, इस टाइप से बनता है। ठीक है, तुम्हें याद आ रहा होगा कि इस टाइप का ग्राफ मैंने पहले भी बनवाया था, है ना? पर ये ग्राफ मैंने पहली बार बनाया, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा देखा देखा सा ग्राफ लग रहा है भाई? तो मैंने ग्राफ बनाया था पीवी का, और यहाँ पे किसका ग्राफ बना है? पीवी अपॉन एनआरटी का। तो जो पीवी का ग्राफ जैसा दिखेगा वैसा ही किसका भी ग्राफ दिखेगा? पीवी अपॉन एनआरटी का ग्राफ दिखेगा। ठीक है, ये फोटो बनाओ और लिखो, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व। छाप रहे हो? जल्दी बनाओ।
इस संडे तुम्हारा कोई टेस्ट है? कहाँ तक आ रहा है? स्टेट्स ऑफ मैटर तक आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद कौन सा चैप्टर बोला गया पढ़ाने के लिए? थर्मो। थर्मो या पीरियोडिकल प्रॉपर्टी? मुझे लगता है कि पहले वो मेरे हाथ में नहीं है, वो बताएंगे तो फिर वो मैं प्लानर देख कि तो लोग प्लानर देखे हो ना? अरे ये तो प्रिंट करा के ले आया। तूने कलर प्रिंट आउट निकलवाया? ये तो टेस्ट प्लानर है। एक केमिकल बॉन्डिंग किधर है? अच्छा इधर ऊपर सोल्यूशन के बाद पढ़ाना है नहीं? सोल्यूशन के बाद। काफी दूर है यार ये तो। नहीं नहीं नहीं, मैं जैसा है वैसे ही पढ़ाएंगे। पहले फिजिकल पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर मैं तुम लोगों को इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, फिर इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा कॉमन टॉपिक है विद फिजिक्स, तो थोड़ा बहुत फिजिक्स वाले सर तो आगे पढ़ाएंगे ही, और मैं अपना जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, पहले मैं ही पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स। बस इतना ही सही चैप्टर है। लेक्चर प्लान में उसमें पीरियोडिकल प्रॉपर्टी कब दे रखा है? सोल्यूशन के बाद ना? ठीक। ठीक है ठीक। तो मतलब इसके बाद मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना है बस, हाँ इतना ही पता। थर्मोडायनेमिक्स में हाँ, इनऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा? मैं पता नहीं अभी तो। देखो ऐसा है, इनऑर्गेनिक देखा जाएगा। अरे वो बहुत दूर की बात है यार, इनऑर्गेनिक अभी। कौन पढ़ बोल के चला गया तुमको? वो चले गए? पता नहीं, सब अफवाहें कौन उड़ाता रहता है। कोई या कहता है सर खाली फिजिकल के ही टीचर हैं, फिजिकल खाली पढ़ाने आता है। कोई या कहता है कि नहीं ऑर्गेनिक ज़्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं, फिर कह रहे हैं सर इनऑर्गेनिक तो और बढ़िया पढ़ाते हैं। कौन बोला? इनऑर्गेनिक यूट्यूब से देख के पढ़ाते हैं। लिखो, ये फोटो बना लिया ना बे? फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व। पहला लिखो। z इज इक्वल टू 1। z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेस एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो किसके बराबर है भाई? 1 के बराबर है हमेशा, चाहे प्रेशर कुछ भी रखे, टेम्परेचर कुछ भी रखे, अंडर ऑल कंडीशन जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर। ठीक है, 1 के बराबर। अगला लिखो, दूसरा ऑब्जर्वेशन। z इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू का साइन बनाने आता है ना? ऐसा कुछ होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एट वेरी लो प्रेशर। जब प्रेशर बहुत कम है, ध्यान से देख इस साइड में, यहाँ पर प्रेशर जब बहुत कम है, उस टाइम पे सभी गैसेस के लिए z की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आ रही है? 1 के बराबर आ रही है। ठीक है, लिखो z इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एट वेरी लो प्रेशर
फॉर ऑल रियल गैसेज, हर तरह की जो जितनी भी रियल गैसेज हैं बहुत कम प्रेशर पे Z की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि सारी गैसेज के लिए बहुत कम प्रेशर पे जितनी भी रियल गैसेज हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, आइडियल गैस की तरह ऑलमोस्ट बिहेव करते हैं। Z की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर। ठीक है ना बे? अगला लिखो, तीसरा ऑब्जर्वेशन, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम Z is always greater than 1. Z is always greater than 1. ठीक है, Z की वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम के लिए Z की वैल्यू 1 से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये किस तरह का डेविएशन होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव है? ब्रैकेट में लिखोगे पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, लिख लिया? अगला लिखो, चौथा ऑब्जर्वेशन, Z इज लेस देन 1 फॉर ऑल अदर गैसेज, फॉर ऑल अदर गैसेज। अदर गैसेज मतलब हाइड्रोजन हीलियम छोड़ के जितना भी रियल गैसेज, the value of Z is less than 1 at low pressure की at high pressure पे? हाँ, at ठीक ठाक प्रेशर, ठीक ठाक लिखने आता है, at इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर ना तो इसका मतलब है कि ना तो बहुत हाई प्रेशर और ना ही तो बहुत लो प्रेशर। ठीक ठाक प्रेशर पे Z की वैल्यू क्या है, 1 से कम। ठीक है, at intermediate pressure for all real gases the value of Z is less than 1। ब्रैकेट में कौन सा डेविएशन लिखोगे, नेगेटिव डेविएशन। और फिर लिखो पांचवा ऑब्जर्वेशन, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो कोई भी गैस लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन हीलियम है या बाकी गैसेज हैं, उन सब के लिए Z की वैल्यू 1 से क्या है, ज़्यादा। ठीक है, लिखो, एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब Z is always greater than 1, is always greater than 1 for all real gases, for all real gases। अरे जो लिखा हुआ है फोटो में वही अंग्रेजी में लिखवा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता ही क्यों है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कभी कम हो जा रहा है कभी ज़्यादा हो जा रहा है ना? सबसे पहले बात करते हैं फॉर नॉट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम छोड़ के जितने भी गैसेज हैं उसकी बात करते हैं। तो बहुत लो प्रेशर होगा, है ना, बहुत लो प्रेशर होगा, उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होगा पे, लो प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा अगर वॉल्यूम होगा तो क्या मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं हम? अरे कर दोगे ना? तो क्या बी को निगलेक्ट किया जा सकता है? बोल। और क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव है? हाँ, कोई नहीं, अट्रैक्शन ना होगा ना रिपल्शन होगा, तो ए को निगलेक्ट कर सकते हो। तो रियल गैस इक्वेशन में ए को भी निगलेक्ट कर दो और बी को भी निगलेक्ट कर दो तो बचेगा क्या, आइडियल गैस इक्वेशन बचेगा। और इसीलिए जितने भी गैसेज हैं बहुत लो प्रेशर पे किसकी तरह बिहेव करते हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं ठीक ठाक प्रेशर पे, इंटरमीडिएट प्रेशर। जब इंटरमीडिएट प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज़्यादा कि बहुत कम है, इंटरमीडिएट होगा बीच में। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होगा, बहुत ज़्यादा कि बहुत कम, इंटरमीडिएट होगा, ठीक ठाक हो। और जब ठीक ठाक डिस्टेंस होता है तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है कि रिपल्सिव, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। मान ले कि ये कंटेनर है और इसमें
जो गैस के मॉलिक्यूल हैं अभी चुपचाप ऐसे ही पड़े हुए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। और अभी इस टाइम पे कुछ प्रेशर है और कुछ वॉल्यूम, ठीक। अब अचानक से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया। अरे क्या हो गया यार, अचानक से मॉलिक्यूल क्या करने लग गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। तो अट्रैक्ट करने लग जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे कि दूर जाएंगे? अरे बोलो। तो अट्रैक्शन होगा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, तो जो प्रेशर, जो वॉल्यूम होगा वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो वॉल्यूम जो एक्सपेक्टेड से होगा वो कम हो जाए। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम घट जाएगा। अच्छा, जो मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा होगा वो ज़्यादा तेजी से कोलाइड करेगा कि धीरे से कोलाइड करेगा? कि पहले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे और अभी खींच रहे हैं, जब पीछे से खींचने लगेंगे तो ज़्यादा तेजी से वो कोलाइड ही नहीं करेगा, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पीवी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से क्या आने लग जाता है, कम आने लग जाता है। समझ में आ रही है बात? अरे तकलीफ में हो गया। और मान ले कि प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, बहुत हाई प्रेशर लगा देते, हाई प्रेशर लगाएंगे तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। और उतने डिस्टेंस पे कैसा फोर्स लगने लग जाता है, रिपल्सिव। तो मान ले कोई गैस के मॉलिक्यूल हैं ऐसे रखे हुए हैं, अभी प्रेशर पी है और वॉल्यूम भी है, और अचानक से एक दूसरे को रिपेल करने लग जाए, तो रिपेल करेंगे तो पास आएंगे कि दूर जाएंगे? तो वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से क्या होगा, ज़्यादा। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो जो मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा होगा वो ज़्यादा तेज से कोलाइड करेगा या धीरे से, ज़्यादा तेज से। तुम समझ रहे हो कि वो जा रहा है कोलाइड करने और पीछे में धक्का दे दिया, और तो वो और धीरे धीरे से कोलाइड करेगा, तेज कोलाइड करेगा? तो जो एक्सपेक्टेड प्रेशर जनरेट होगा वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो प्रेशर भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है और वॉल्यूम भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, तो पीवी की वैल्यू भी एक्सपेक्टेड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जेड की वैल्यू भी एक्सपेक्टेड से क्या होगी, ज़्यादा। और इसीलिए कैसा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन होगा कि नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। और इसीलिए ध्यान से देख, अमोनिया में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए अमोनिया का ग्राफ क्या है, सबसे नीचे बनाओ। समझ तो नहीं रहे हो यार? पर प्रॉब्लम है ना ये हाइड्रोजन हीलियम वाला, ये परेशान कर रहा है। हाइड्रोजन हीलियम सबका ग्राफ ऐसा आराम से जा रहा है, हाइड्रोजन हीलियम अलग ही भाग रहा है यार। हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसे में P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, NRT। ये लिख सकते हो ना? और क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम बहुत छोटे हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो ए को अपन क्या मान सकते हैं, 0। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या बे, NRT। यही बनेगा। P को अंदर ले जाओ, ये बनेगा PV माइनस क्या, PNB इज इक्वल टू क्या, NRT। ये PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक नहीं ना? अच्छा ठीक। अब ऐसा करो, NRT से डिवाइड करो। ये वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बता, Z। इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, N, ये आ रहा है P, B बाई क्या, RT। और ये कितना बन रहा है, 1। इसको ऐसा करो, इधर ले जाओ, इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। दिख रहा है ना? तो यहाँ पे अगर मैं, अगर इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो, z को अगर मैं y एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ और p को x एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ है, जहाँ पे c क्या है बे, इंटरसेप्ट, और वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर। और m क्या है, b बाई आर टी, जो कि स्लोप के बराबर। ठीक है? तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा, 1। और क्या ऐसा ही ग्राफ बनेगा? इसीलिए हाइड्रोजन हीलियम का कैसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा। तकलीफ में हो?
छाप लो, लिखो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम द वैल्यू ऑफ ए कैन बी निग्लेक्टेड, और उसके बाद ये पूरा छाप लो। कर लिया होगा, अरे छाप लिया ना, ले छापो। देखो, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज होता है कि लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज होता है? देखो, सही टर्म तो लिक्विफिकेशन ही है, पर अब एनसीईआरटी में लिक्विफैक्शन लिखा हुआ है तो लिखो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज। किसी भी गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो उसका प्रेशर क्या करना पड़ेगा बे? बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस गैसेज में ज़्यादा होता है कि लिक्विड्स में ज़्यादा होता है? तो लिक्विड, गैस से लिक्विड में लाने के लिए मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, जिसके लिए प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तभी तो मॉलिक्यूल पास आएंगे, और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम। ठीक है, लिखो, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, at high pressure and low temperature, any gas can be liquefied. Any gas can be liquefied. जैसे मान लें कि ये सिलेंडर पिस्टन का सिस्टम है और ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं, इसमें अंदर गैस भरा हो, ठीक है, ऐसे गैस भरा हुआ, और ये पिस्टन को ऐसा ऊपर से दबा रहा है, किसी एक प्रेशर पे और किसी एक टेम्परेचर पे जाके ये क्या हो रहा है? लिक्विफाई हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ से जो लगने वाला टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर को क्या करो? बढ़ा दो, T2 कर। अगर हायर टेम्परेचर कर देंगे, T2 ऐसा है कि T2 क्या है? बड़ा है किससे? T1 से। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ऊपर से जो लगने वाला प्रेशर है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा फॉर द लिक्विफिकेशन, की घटाना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा। पर अपने को गैस को लिक्विफाई करना है तो मॉलिक्यूल को क्या लाना पड़ेगा पास? तो ऊपर से प्रेशर जो लगाना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये जो P2 होगा वो P1 से क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो ऊपर से लगाने वाला प्रेशर क्या करना पड़ेगा?
बढ़ाते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा फॉर द लिक्विफिकेशन। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हायर टेम्परेचर पे और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा फॉर द लिक्विफिकेशन। समझ में आ रहा है ना? तो गैस को लिक्विफाई करना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊपर से और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जो कि गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल करता जाएगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, है ना, कि इसके बाद से चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, गैस को लिक्विफाई करना क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, एक 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 ऐसा टेम्परेचर होगा ना, जिसको अपन क्रिटिकल टेम्परेचर बोल लेते हैं। एक ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा ना, जिसके ऊपर चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम? नहीं कर सकते। लिखो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन सही है ना? दोनों लिखवाते हैं। तो जो तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा होगा या एनसीईआरटी में लिखा होगा, उस वो डेफिनेशन पहले लिखवाता हूँ। लिखो द टेम्परेचर अबव विच the temperature above which a gas cannot be liquefied, a gas cannot be liquefied, no matter how large pressure, no matter how large pressure is applied on the gas, on the gas. एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है। बट इसका एक और डेफिनेशन है, लिखो, और उसके नीचे लिखना और। अबे हिंदी वाला कहाँ लिखवाएंगे? जब पूरा अंग्रेजी में लिखवाएं तो उसी में और हिंदी क्यों लिखवाएंगे? लिखो द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर नहीं, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच maximum temperature at which a gas can be liquefied, a gas can be liquefied by just applying pressure, by just applying pressure। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को क्या किया जा सकता है? लिक्विफाई किया जा सकता है प्रेशर लगा के। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। हाँ, उस टेम्परेचर से ऊपर क्या उस गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उस टेम्परेचर के नीचे क्या उस गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है? अरे किया जा सकता। ठीक है। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आती है, ये कितनी आती है? 8A/27 RB। ये ए क्या है? वो ए और बी वही हैं जो अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कोई गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी बे? और उसके नीचे लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। पर क्रिटिकल टेम्परेचर पे कोई गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी बे? हो जाते। क्रिटिकल टेम्परेचर पे भी जो गैस होती है वो लिक्विफाई होती है, उससे जस्ट ऊपर पे लिक्विफाई नहीं। ठीक है। लिखो। तो और उसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर जरूरी होता है फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पीसी से। लिखो द प्रेशर applied on a gas,
प्रेशर नहीं यार, द मिनिमम प्रेशर। अरे वहां मिनिमम लिख ले यार, छोटा सा। यार डेफिनेशन में भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ, मेमोरी थोड़ा सा कम है, अभी तुरंत डेफिनेशन बना बना के लिखवा रहे हैं, है ना, अभी ताजा ताजा बना है। नहीं नहीं, काम करेगा, काम भी करेगा। द मिनिमम प्रेशर, कौन मैक्सिमम बोल रहा है? तू मैक्सिमम लिखना, ठीक है, बाकी लोग मिनिमम लिखो। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड अप्लाइड ऑन द गैस, अप्लाइड ऑन द गैस, दोनों सही है यार। अप्लाइड ऑन द गैस फॉर लिक्विफिकेशन, फॉर लिक्विफिकेशन at its critical temperature, at its critical temperature is called critical pressure, is called critical pressure। क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, पीसी की वैल्यू कितनी होती है भाई? A/27 B², ठीक है, A/27 B², ए और बी वही हैं जो तुम जानते, ठीक है। अगर कोई कंटेनर है, ध्यान से सुनना, अगर कोई कंटेनर है और इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा है, और इसका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम, इसको दिख नहीं रहा? अब ठीक है, कैसे दिखेगा, मेरे आर पार तो दिखता नहीं है, कैसे दिखेगा? और अगर दिख रहा होता तो तुमसे ज्यादा मैं परेशान होता। तो टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा है, तो क्या गैस लिक्विफाई होगा कि नहीं होगा बे? होगा। दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है ना? पर अगर उल्टा कर दे, टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा कर दे और प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से कम कर दे, तो क्या ये गैस लिक्विफाई होगा कि नहीं होगा? अरे बोल। तो सर्टेनली ये गैस लिक्विफाई नहीं हो। समझ में आ रही है बात? लेकिन मान ले कि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है और प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा कर दे, तब क्या ये गैस लिक्विफाई होगा कि नहीं होगा भैया? पता नहीं क्या। कितने लोगों को लगता है कि ये गैस लिक्विफाई हो जाएगा? हाथ उठाओ। तो बोल कौन रहा था बे कि हो जाएगा? और कितने लोगों को लगता है कि ये गैस लिक्विफाई नहीं होगा? तो बाकियों को क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बहुत मारेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जब क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो वो कभी भी लिक्विफाई नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक। और मान ले कि ऐसा हो कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो और क्रिटिकल प्रेशर से कम प्रेशर लगे, कितने लोगों को लगता है कि ये गैस लिक्विफाई हो जाएगा? हाथ उठाओ। तीन चार लोग हाथ उठाए, फिर देखे कि कोई हाथ नहीं उठा रहा है तो नीचे रगड़ ले। अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। और कितने लोगों को लगता है कि ये लिक्विफाई हो जाएगा? अभी क्या पूछे थे? हो जाएगा पूछे थे। कितने लोगों को लगता है कि लिक्विफाई नहीं होगा? वो और ऊंचा हाथ उठाओ। तो बाकियों को क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं, लाइक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन? डरो मत बे, हाथ उठाओ। ठीक। तो कुछ कह नहीं सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन में। मान ले कि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से जस्ट कम हो, थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा कम, और क्रिटिकल प्रेशर, जो प्रेशर लगा रहे हैं वो क्रिटिकल प्रेशर से बहुत ज़्यादा ही कम लगा रहे हैं, तो क्या वो गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी? नहीं हो। लेकिन मान लें कि क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर लगा रहे हैं,
मतलब अप्लाई किए हैं, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत कम हो और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से थोड़ा सा ही कम है, तो ऐसे में गैस क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे अगर एग्जैक्टली फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये गैस लिक्विफाई होगा कि नहीं होगा? अबे तो कितने लोगों को लगता है कि ये गैस लिक्विफाई हो जाएगा? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि लिक्विफाई नहीं होगा? और कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं? ठीक, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इस टाइम पे जो सिचुएशन होगी ना वो बहुत क्रिटिकल हो। ठीक है, टेम्परेचर भी क्रिटिकल है और प्रेशर भी क्या है, क्रिटिकल है। इस टाइम पे ना गैस लिक्विफाई होने होने वाला होगा, जस्ट लिक्विफाई अभी नहीं हुआ होगा। मतलब प्रेशर हल्का सा बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विफाई होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और टेम्परेचर हल्का सा कम करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में लिक्विफाई अभी हुआ नहीं हो। ठीक है, इट्स लाइक कोई आदमी अगर वेंटिलेटर पे है तो वो जिंदा है कि मर गया? कुछ है जिंदा पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। समझ में आ रहा है? वही हालत यहाँ पे है, लिक्विफाई नहीं हुआ है लेकिन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। और इस क्रिटिकल कंडीशन में जो वॉल्यूम आता है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 टाइम्स ऑफ बी के बराबर आती है, वेर बी क्या है, वही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, लिखो क्रिटिकल वॉल्यूम। समय समाप्त हो गया, आवाज भी इसीलिए कटने लगी। कितना समय बचा है अभी? अभी है ना, 4 मिनट है ना? लिखो क्रिटिकल वॉल्यूम। अरे आगे चल रही है, पीछे ना, आगे चल रही हो तो छोड़ चुके होते। अलग ही चलते हैं टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकली तुम थोड़ा वीक हो, कोई बात। लिखो क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करोगे वे? वीसी से। लिखो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस at its critical temperature and critical pressure. Volume of a gas at its critical temperature and critical pressure is called critical volume, and the situation is called critical situation. फास्ट बोल दिया क्या? The volume of a gas, ये सही है, at its critical temperature एंड क्रिटिकल प्रेशर। अबे धीमे बोल रहे हैं तब दिक्कत है, फास्ट बोल रहे हैं तब दिक्कत है। इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू लिख लेना, v इक्वल टू 3b। ठीक है, लिख लिया। और सिचुएशन इज कॉल्ड क्या बे, क्रिटिकल सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है, ये इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे गैस गैस नहीं बना रहता है और नहीं लिक्विड बना रहता है, वो बहुत, मतलब समझ लो कि वेंटिलेटर पे लेटा है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे और छोड़ देंगे। नो सर, कैलकुलेट, कैलकुलेट। हाँ हाँ मालूम है, कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस at its critical condition. Compressibility factor of a gas at critical condition. जब क्रिटिकल कंडीशन होगी उस टाइम पे किसी भी गैस के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओ। ये तो तुम लोग रट के भी बैठे होगे, पर वो निकाल के दिखाओ कि कितना आ रहा है। कर लोगे ना? कर लेना।